नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं NEP 2020। NEP 2020 के बारे में मैं आपको पूरा का पूरा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाऊंगी और ये मैराथन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, क्योंकि जो TGT का एग्ज़ाम है और जो PCT का एग्ज़ाम है उसमें 10-10 नंबर की NEP 2020 आती है और इस तरीके से हम टोटल 20 मार्क्स को इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। NEP 2020 थी ना, वो 21st सेंचुरी की क्या थी, पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। क्या है ये? 21st सेंचुरी की क्या है, पहली एजुकेशन पॉलिसी है। और इसने क्या किया था, जो 1986 की पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसको क्या किया था, रिप्लेस किया था। यानी कि इसने 34 साल पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिप्लेस करके ये 21st सेंचुरी की क्या बन जाती है, पहली एजुकेशन पॉलिसी। अब जो ये पॉलिसी है ना, इसका एम क्या था, टू डेवलप द यूनिक पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़ ऑफ एवरी स्टूडेंट। यानी कि हर स्टूडेंट के अंदर यूनिक पोटेंशियल और एबिलिटीज़ को क्या करना है, डेवलप करना। इस पॉलिसी का क्या है, एम है। अब जो कमेटी बनी थी इस पॉलिसी को डेवलप करने के लिए, उसके जो चेयरमैन रहे थे वो क्या कौन रहे थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन थे चेयरमैन? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब 29 जुलाई 2020 को क्या किया था, यूनियन कैबिनेट ने NEP 2020 को अप्रूव किया था। सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की क्या है, पहली पॉलिसी है। उसके अलावा इसने क्या किया, 34 साल पुरानी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 उसको रिप्लेस किया था। इस पॉलिसी का जो एम है वो क्या रहेगा, टू डेवलप द यूनिक पोटेंशियल फॉर एंड एबिलिटीज़ ऑफ एवरी स्टूडेंट। यानी कि हर स्टूडेंट के अंदर यूनिक पोटेंशियल और एबिलिटीज़ को क्या करना था, डेवलप करना था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके जो चेयरमैन रहे थे वो कौन रहे थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने इस जो पॉलिसी इसको क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं मेजर फीचर्स ऑफ NEP 2020। यानी कि जो NEP 2020 है इसकी मेजर फीचर्स क्या क्या रहे हैं। तो फर्स्ट था डेवलपिंग यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ इन स्टूडेंट्स। यानी कि हर स्टूडेंट के अंदर क्या करना था, यूनिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना था। हर स्टूडेंट के अंदर क्या करना है, यूनिक जो कैपेबिलिटी है उनको क्या करना है, डेवलप करना है। सेकंड इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल। यानी कि जो एजुकेशन का लेवल, चाहे प्री स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल में जाके या हायर एजुकेशन में क्या करना है, जो एजुकेशन है उसको क्या बना देना है, मल्टी डिसिप्लिनरी। यानी कि कोई भी कम्बिनेशन बच्चा चूज़ कर सकता है। यानी कि साइंस के साथ आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट या कोई भी वोकेशनल के कोर्स को बच्चा क्या कर पाएगा, चूज़ कर पाएगा। यानी कि अब कंपलसरी नहीं रहेगा कि अगर साइंस का बच्चा है तो उसे केमिस्ट्री के साथ मैथ ही लेना, वो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारने को हटा के जो फोकस है किस पे कर दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। यानी कि बच्चा क्या कर पाए, कॉन्सेप्चुअली हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को समझ पाए। यानी कि समझने पे क्या है, फोकस है सारा। उसके बाद है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। एजुकेशन को क्या कर दिया है, यूनिवर्सल बना दिया है। हर किसी के लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज़। यानी कि जो बच्चा है वो खुद करके, रियल लाइफ की एक्टिविटी करके क्या करेगा, सीखेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या हो जाती है, अनुभव करके सीखना। यानी कि बच्चा क्या करेगा, खुद एक्टिविटीज़ करेगा, अपने हाथों से कोई काम करेगा तो वो क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, और अनुभव करके बच्चा सीखता है। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज द हाइएस्ट प्रायोरिटी। हाइएस्ट प्रायोरिटी पे किसके रखा था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो FLN था उसमें क्या किया गया कि 3 साल तक यानी 3rd क्लास तक बच्चा क्या कर पाए, बेसिक जो लिटरेसी है यानी कि लिखना और पढ़ना, उसके अलावा जो बेसिक न्यूमरेसी है वो क्या कर पाए, बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको सीख पाए। इंट्रोडक्शन ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब जो प्रोग्रेस कार्ड बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा बच्चा की परफॉर्मेंस कैसी रही, वो गेम्स में कैसा है, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। तो फीचर्स क्या क्या रहेंगी, डेवलपिंग यूनिक कैपेबिलिटीज़ इन स्टूडेंट। यानी कि हर बच्चे में यूनिक कैपेबिलिटीज़ करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो एजुकेशन है उसको यूनिवर्सल बना देना है, अनुभव करके बच्चे को सिखाने पे क्या देना है, फोकस करना है। उसके अलावा 3rd क्लास तक बच्चा क्या कर पाए, बेसिक मैथ और बेसिक
उसको सीख पाए। और 360 डिग्री होलिस्टिक क्या बनाना, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है। नेक्स्ट इज की टारगेट्स ऑफ NEP 2020। तो जो NEP 2020 थे उसके जो की टारगेट्स थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले अचीव यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। देखो ईयर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मान लो यूनिवर्सल FLN था प्राइमरी स्कूल में, वो कब तक अचीव होने का टारगेट था। आपको ऑप्शन दे देंगे 2025, 2030, 35 और 40। तो आपको ईयर पे क्या करना है, स्पेशली फोकस करना है। तो जो यूनिवर्सल FLN था यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी थी प्राइमरी स्कूल में, कब तक अचीव कर लेनी थी, 2025 तक। नेक्स्ट इज 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030। अगर मैं GER की बात करूँ, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड हुए अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल ग्रुप। मान लो एक क्लास है, ठीक है, उसमें जो बच्चे हुए हैं, जो इनरोल हुए हैं, वो कितने हैं अपॉन जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस एज ग्रुप के बच्चे की इंटू 100। ये क्या होता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। तो जो प्री स्कूल है उसमें क्या कर ले से सेकेंडरी एजुकेशन में क्या कर लेना था, 100% GER रेशियो, यानी कि हर बच्चा क्या करेगा, जितने उस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या कर पाए, इनरोलमेंट हो उनकी बाय 2030। ईयर को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6% ऑफ GDP टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, यानी कि 6% है जो GDP का, वो किस में इन्वेस्ट किया जाएगा, एजुकेशन में। नेक्स्ट इज 50% GR इन हायर एजुकेशन बाय 2035। अब जो हायर एजुकेशन है उसमें जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो कितना लेना है, 50% तो होना ही चाहिए। कब तक होना चाहिए, 2035 तक। नेक्स्ट इज ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040, यानी कि 2040 तक क्या हो जाने चाहिए, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या बन जाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएं। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स टू रिसीव वोकेशनल एक्सपोजर बाय 2025। जितने भी लर्नर्स हैं ना उनमें से कम जो 50% है उनको क्या मिल पाए, वोकेशनल एक्सपोजर मिल पाए बाय 2025। देखो 2025 ही चल रहा है, तो 2025 में क्या क्या टारगेट लिए थे। एक तो यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल, यानी कि हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में क्या कर पाए, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसको अचीव कर पाए। उसके अलावा क्या था, जो 50% ऑफ लर्नर्स हैं उनको क्या मिले, जो वोकेशनल एक्सपोजर है वो मिल पाए। 2030 में का जो टारगेट था 2030 तक, वो क्या है, 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन में। और 50% GER कब कहाँ अचीव कर लेना है, हायर एजुकेशन में 2035 तक। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या बना देना है, मल्टी डिसिप्लिनरी 2040 तक। तो जो ये ईयर है आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इज 5 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ NEP 2020। तो जो NEP 2020 है उसके जो 5 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एक्सेस, फिर है इक्विटी, फिर है क्वालिटी, नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी एंड फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी। देखो एक्सेस क्या है कि जो हर बच्चा है ना, चाहे वो किसी लोकेशन से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, उसे क्या मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्कूल में एंटर करने की और एजुकेशन सिस्टम में रहने की। हर बच्चा चाहे वो किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसे क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की, एजुकेशन लेने की। तो ये क्या है, एक्सेस। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना, हर ग्रुप को कैसे करवाना, फेयरली करवाना है, यानी कि कोई भी बच्चा क्या नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। खासकर जो बच्चे डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं और जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, इसलिए जो SC ST OBC गर्ल्स हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या चलाई गई थी, स्पेशल स्कीम्स चलाई गई थी। इक्विटी क्या है कि हर बच्चे को क्या मिले, इक्वल चांसेस मिले एजुकेशन के, कोई भी बच्चा क्या ना रह पाए, पीछे ना रह पाए, खासकर जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं और जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि जो एजुकेशन है उसमें क्या रहे, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रहने चाहिए, चाहे वो टीचिंग प्रोसेस है, चाहे लर्निंग है, चाहे असेसमेंट है, चाहे करिकुलम है। यानी कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। उसके अलावा क्या है, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या है कि जितने भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, यानी कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, उनको भी क्या मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन है सबके लिए क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि हर कोई एजुकेशन को अफोर्ड
कर पाए। और इसके लिए क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हैं उनको क्या किया गया, स्ट्रेंथनड किया गया, यानी कि उनको बढ़ावा दिया गया। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी जो फीस है उनको क्या कर दिया गया, रीज़नेबल कर दिया गया। उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं और मिड डे मील है उनको उसको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया था। तो हर बच्चे को क्या मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए और हर कोई क्या कर पाए, एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, चाहे टीचर हो गए, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया या गवर्नमेंट हो गया, हर कोई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले क्या था, एक्सेस, जिसमें हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं किसी लोकेशन से आ रहा है, किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसे एजुकेशन में एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा इक्विटी, यानी कि हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने की। उसके बाद क्वालिटी का जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। अफोर्डेबिलिटी, कि हर ग्रुप, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हो गया या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हो गया, हर ग्रुप क्या कर पाए, एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। और नेक्स्ट थी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि टीचर, स्कूल, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट हर कोई रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उसे जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको क्या देना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। अब है जो स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर था ना, उसको कैसे 10+2 से बदल के कैसा कर दिया गया था, 5+3+3+4। तो 4 स्टेजेस आ गई थी स्कूल एजुकेशन में। और कैसा मॉडल बना दिया गया था, 5+3+3+4 का। तो सबसे पहले आती है फाउंडेशन स्टेज। जो फाउंडेशन स्टेज होती है ना वो 5 साल के लिए होती है। अब जो 5 साल पहले जो 3 साल रहेंगे, इसमें कौन से रहेंगे, आंगनवाड़ी के या प्री स्कूल के। उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड क्लास इसमें इंक्लूड रहती है। पहली स्टेज कौन सी है, फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल की है। इसमें जो पहले 3 साल रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के लिए। और जो उसके अलावा 2 साल रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए। अब जो फोकस किया गया है इस स्टेज पे, किस पे किया गया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, प्ले बेस्ड लर्निंग एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। यानी कि मेन फोकस किस पे रहेगा, जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे रहेगा। और जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, प्ले बेस्ड, यानी कि खेल कर बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। और जो करिकुलम बनाया गया वो कैसा बनाया गया, एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि एम्फेसाइज किस पे किया गया, मल्टी लेवल, जॉयफुल एंड प्ले ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज है, कितने साल की है, 5 साल की है, जिसमें से पहले 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में जाएगा। और किस एज में जाता है, 3 साल की एज में ही जाता है। यानी कि 3, 4, 5 साल तक बच्चा क्या कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी में जाएगा या प्री स्कूल में जाएगा। उसके बाद जब वो 6 और 7 साल का होगा तो वो कौन सी क्लास को कवर करेगा, फर्स्ट और सेकेंड को। अब जो फोकस था किस पे था, लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे और प्ले बेस्ड लर्निंग पे। और जो करिकुलम रहेगा वो कैसा था, एक्टिविटी बेस्ड। सेकंड क्या है, प्रिपेरेटरी स्टेज। तो जो ये स्टेज रहेगी कितने साल की रहेगी, 3 साल की रहेगी। और इसमें जो क्लास 3rd to 5th क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। अब जो क्लास 3rd to 5th है इसमें बच्चा कितने का हो गया, 8 से 11 साल का की जो उसकी एज है वो रहती है। अब इसमें भी जो लर्निंग है वो कैसे रहेगी, प्ले डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, यानी कि बच्चा खेल कर सीखेगा। एक्टिविटी बेस्ड जो है मेथड्स होंगे और जो क्लासरूम होगी वो इंटरेक्टिव होगी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी। जो इन्वायरमेंट है क्लास का वो कैसा बना देना है, अच्छा बना देना है, ताकि बच्चा इजीली क्या कर पाए, सीख पाए और उस पर सीखने का बोझ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मिडल स्टेज। जो मिडल स्टेज है वो भी 3 साल के लिए रहती है। और जो इसमें क्लासेस हैं वो कौन कौन सी आ जाती है, 6th to 8th क्लास। और जो बच्चे की एज है वो क्या रहेगी, 11 से 14 साल। अब इसमें क्या आ जाती है, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके अलावा जो 10 दिन का क्या रहता है, बैकलेस पीरियड रहता है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, जो भी लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट हैं, यानी कि कारपेंटर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, आर्टिस्ट हैं, उनके पास बच्चा क्या करेगा, जाएगा 10 दिन के लिए उनके पास इंटर्नशिप कर सकते हैं, यानी कि 10 दिन के पास उनके पास जाकर काम को सीखेगा। तो वोकेशनल एक्सपोजर दिया गया है मिडल स्टेज में। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होते हैं कि जो 10 दिन का बैकलेस पीरियड था वो कौन से स्टेज में आता है, फाउंडेशन में आता है या जो मिडल स्टेज में आता है या सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मिडिल स्टेज में बच्चा 6th to 8th क्लास में रहेगा, एज उसकी 11 से 14 साल रहेगी। अब यहाँ सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और 10 दिन का क्या रहता है, बैकलेस पीरियड रहता है
जिसमें जो बच्चा है कारपेंटर्स के पास जाके, पोटर्स के पास जाके या गार्डनर्स के पास जाके अपनी क्लासेस को या सीखता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज। अब जो सेकेंडरी स्टेज रहती है वो कितने साल की रहेगी? 4 साल की रहती है, और इसमें क्लास 9 to 12 क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th तक बच्चा किस स्टेज में आता है? सेकेंडरी स्टेज में। और जो बच्चे की एज रहेगी वो कितनी रहेगी? 14 to 18 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को क्या किया जाएगा? उस पर जोर दिया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। स्टूडेंट क्या कर सकता है? कोई भी कम्बिनेशन सब्जेक्ट से चूज़ कर सकता है, आर्ट से, साइंस से या वोकेशनल कोर्सेज से। अब बच्चे के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसे साइंस के साथ कोई आर्ट का सब्जेक्ट लेना है या आर्ट के साथ कोई वोकेशनल का सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है? मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को क्या दिया गया? फोकस किया गया, उस पर जोर दिया गया है। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग पे क्या किया गया? फोकस किया गया। तो जो सेकेंडरी स्टेज थी वो 4 साल की थी। 9th क्लास टू 12th क्लास को ये इंक्लूड करेगी। 14 से 18 साल का बच्चा रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे क्या किया गया है? जोर दिया गया है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है? कोई भी कम्बिनेशन सब्जेक्ट का चूज़ कर सकता है, यानी कि आर्ट का या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट क्या कर पाएगा? बच्चा चूज़ कर पाएगा। और फोकस किस पे किया गया? क्रिटिकल थिंकिंग पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे और कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग पे। नेक्स्ट इज एम ऑफ द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। यानी कि एम क्या थी? सबसे पहले इंश्योरिंग होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। क्या जो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है कि बच्चे का जो विकास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ओवरऑल होना चाहिए, पूरा का पूरा, हर तरीके से, यानी कि सोशली, मेंटली, कोग्नेटिव और इमोशनल, हर तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या किया गया? फोकस किया गया और इंश्योर किया गया। उसके बाद है प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल एंड कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन सी हो जाती है? जब बच्चा क्या करेगा? अनुभव करके, यानी कि खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटीज़ को करके क्या करता है? जब सीखता है तो वो क्या हो जाती है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल बाय एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्या करेगी? हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक बनाएगी, और जो लर्निंग मटेरियल वो भी कौन बनाएगा? एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। गिविंग प्रायोरिटी टू द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, यानी कि टीचर जिस लैंग्वेज में पढ़ाएगा उसमें मदर टंग को क्या दी गई है, या उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दी गई है। इसमें मेनली बोला गया था कि 5th क्लास तक तो एटलीस्ट बच्चे को पढ़ाना है मदर टंग में, और उसके अलावा इसको 8th क्लास तक भी पढ़ाया जा सकता है। यानी कि मदर टंग को प्रायोरिटी दे दी गई है कि बच्चे की जो मदर टंग है उसमें ही टीचर क्या दे? इंस्ट्रक्शन दे, ताकि बच्चा इजीली और अच्छे से चीज़ों को सीख पाए। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। मतलब जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, कौन से होते हैं? जिनकी जो IQ लेवल होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो उन पे क्या किया गया? स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए उनके लिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2020 बाय NCERT। नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए वो बनाया गया। तो ये कुछ टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। सबसे पहले क्या किया था, क्या क्या किए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, 21st सेंचुरी की क्या थी, सबसे पहली पॉलिसी थी। इसने 34 साल पुरानी 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया। चेयरमैन कौन रहे? के कस्तूरी रंगन। उसके अलावा फीचर्स क्या थी कि यूनिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, एजुकेशन को यूनिवर्सल कर देना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और FLN पे को क्या दी गई थी? बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। टारगेट क्या थे? देखो इसमें मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से ध्यान रखना है कि FLN 2025 तक और ये भी वोकेशनल एक्सपोजर भी 2025 तक क्या कर लेना था? अचीव। उसके अलावा 2030 तक 100% GER अचीव कर लेना है और 50% GER इन हायर एजुकेशन बाय 2035। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनका मल्टीडिसिप्लिनरी बना देना है 2040 तक। 5 जो फाउंडेशनल पिलर थे वो कौन कौन से थे? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रक्चर क्या था? 5+3+3+4 का, यानी कि 10+2 को चेंज करके ये बना दिया गया था। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज 5 साल की, प्रिपेरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज भी 3 साल की, और उसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज 4 साल की।
एम मैंने आपको बता दिया है कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करना है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी, और जो प्रायोरिटी है वो मदर टंग को दी गई है कि जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसा होना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए। और जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या बनाए गए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NEP 2020। तो जो NEP 2020 थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसने और क्या किस पे फोकस किया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे, यानी कि बच्चे की क्या हो जानी चाहिए, बचपन में ही उसकी केयर होनी चाहिए और उसे एजुकेशन देने पे NEP ने क्या किया था, फोकस किया था। अब जो ECCE था उसमें 3 एज कैटेगरी थी। सबसे पहले थे 0 से 3 साल का बच्चा। अब जो 0 से 3 साल का बच्चा, उसको क्या दिया जाएगा, अर्ली स्टिमुलेशन, यानी कि उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाएगा कुछ चीज़ सीखने के लिए। तो जो 0 से 3 साल का बच्चा वो क्या करेगा, शुड रिसीव अर्ली स्टिमुलेशन एंड केयर थ्रू क्रैशेज एंड होम बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि 0 से 3 साल के बच्चे के लिए क्या किए गए, होम बेस्ड प्रोग्राम और क्रैशेज के थ्रू उनको क्या करना है, अर्ली स्टिमुलेट करना है, बच्चे को केयर करनी है उसके और पढ़ाने के लिए इनकरेज करना है। तो जो एम्फेसिस था वो किस पे था, सेफ नर्चरिंग इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। किस पे जोर दिया गया कि बच्चे को जो इन्वायरमेंट मिले वो कैसा मिले, सेफ मिले और नर्चरिंग मिले, ताकि जो उसकी फिजिकल है और जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको क्या किया जाए, उसके सपोर्ट किया जाए उसके। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में सबसे पहले क्या आता है, 0 से 3 साल की कैटेगरी आती है, जिसमें बच्चे को क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाता है। होम बेस्ड प्रोग्राम और क्रैशेस के थ्रू बच्चा क्या करेगा, उसे अर्ली क्या मिल जाता है, इंकरेजमेंट मिल जाती है और उसे केयर की जाती है बच्चे की। अब जो जोर था वो किस पे दिया गया है, टू इंश्योर ए सेफ और नर्चरिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि जो बच्चे की फिजिकल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है 3 से 6 साल। अब जो 3 to 6 ईयर का बच्चा होगा उसको क्या दिया जाना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब उसको क्या प्रोवाइड करवानी है, एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो जो 3 से 6 साल का बच्चा है उसके लिए जो एजुकेशन थी वो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी, आंगनवाड़ी के थ्रू, किंडरगार्टन्स के थ्रू, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन। फॉर द एज 3 to 6 अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, आंगनवाड़ीज़ के थ्रू, किंडरगार्टन्स के थ्रू, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। अब जो गोल है इसका वो क्या है कि टू ऑफर प्लेफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कैसा बनाया जा सके, प्लेफुल बनाया जा सके, एक्टिविटी बेस्ड बनाया जा सके, ताकि जो बच्चे की फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो क्या हो सके, बिल्ड हो सके। तो 3 से 6 साल के बच्चे को क्या दी जा रही है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दी जा रही है। किसके थ्रू दी जा रही है, आंगनवाड़ी के थ्रू, किंडरगार्टन्स के थ्रू, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल के थ्रू। और जो गोल है वो क्या है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको प्लेफुल यानी कि खेल के द्वारा और एक्टिविटी करके बच्चे को क्या किया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वे बिल्ड हो सके। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है 6 से 8 साल तक के बच्चे को, जिसको अर्ली प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। अब जो ये स्टेज है ना, इसमें क्या हो जाता है, प्राइमरी स्कूलिंग आ जाती है, यानी कि बच्चा कितने साल का हो गया, 6 से 8 साल का हो गया। तो अब बच्चा किस में, कौन सी क्लास में जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या करती है, ब्रिज का काम करती है बिटवीन प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड फॉर्मल स्कूलिंग। फॉर्मल स्कूलिंग और प्री प्राइमरी एजुकेशन के बीच में किसका काम करेगी, ब्रिज का काम करेगी। हमने 3 एज देखी है। सबसे पहले 0 से 3 साल का बच्चा, जहाँ जो होम बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू और क्रैशेस के थ्रू उसको क्या दी जाती है, केयर दी जाती है और एजुकेशन दी जाती है। जोर किस पे दिया जाता है कि बच्चे को सेफ और नर्चरिंग इन्वायरमेंट मिले, ताकि उसकी जो फिजिकल है और जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद था 3 से 6 साल का बच्चा, जिसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिले। इस एज में जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ीज़ में जाएगा, किंडरगार्टन्स में जाएगा, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल के थ्रू बच्चे को क्या मिलनी है, एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये ऑफर करता है एक प्लेफुल, यानी कि बच्चा खेल के और एक्टिविटी करके क्या करेगा, सीखेगा, और उसकी जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बिल्ड होती हैं। उसके बाद था 6 से 8 साल का बच्चा, जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बच्चा आएगा वो किस में आता है, 6 से 8 साल का बच्चा। अब जो ये स्टेज है ये ब्रिज का काम करती है बिटवीन प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड फॉर्मल स्कूलिंग। अब क्वेश्चन आता है कि जो ECCE है इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए 6 साल की एज से पहले ही क्या हो जाता है, बच्चे का 85% जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसलिए जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें बच्चे के लिए क्या रहता है, ये मोस्ट क्रूशियल पीरियड रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ रहती है लर्निंग के लिए। क्या हो रहा है,
6 साल से पहले ही बच्चे का क्या होता है 85% क्या हो जाता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसलिए जो बचपन के दिन हैं उन वो जो फेज़ है वो क्या रहती है, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो जो पहले 6 साल हैं ना वो डिटरमाइन करते हैं बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ को, उसकी फिजिकल हेल्थ को, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी और ओवरऑल डेवलपमेंट को। पहले 6 साल के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट। और बहुत सारे चिल्ड्रन क्या है, जो इंडिया में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वो जो सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं ना, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। और इसी वजह से क्या होता है जो उनकी लर्निंग आउटकम्स है ना बाद की लाइफ में क्या हो जाती है, अफेक्ट होती हैं। क्या है, क्यों ज़रूरत है ECCE की? क्योंकि 85% बच्चे का डेवलप 6 साल से पहले ही ब्रेन डेवलप हो जाता है और पहले के 6 साल ही उसकी ब्रेन की ग्रोथ को, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में जो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं, तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन का क्या नहीं है, एक्सेस नहीं है। इसलिए बाद की लाइफ में उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है वो क्या हो जाती हैं, अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट इज़ एम ऑफ ECCE, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उसका एम क्या है? टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर 6 बाय द ईयर 2030। एम क्या थी कि 2030 तक 6 साल के कम उम्र के बच्चों को क्या देना है, यूनिवर्सल एक्सेस देना है हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। क्या करना है, 6 साल के कम बच्चे को क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए किसका, हाई क्वालिटी एजुकेशन का। और क्या है, टू मेक द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड चाइल्ड फ्रेंडली। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उनको कैसा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, एफिशिएंट बनाना है और बच्चे के लिए क्या बनाना है, फ्रेंडली बनाना है, कि बच्चा वहाँ आके प्रॉपर सीखे, ना कि बच्चे के लिए वहाँ फियर का या दूसरा इन्वायरमेंट हो। नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट आंगनवाड़ीज विद स्कूल कॉम्प्लेक्सेस मेकिंग ट्रांजिशन स्मूथर फॉर यंग लर्नर्स। कि जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको कहाँ इंटीग्रेट कर दिया जाए, स्कूल कैंपस के साथ क्या हो, आंगनवाड़ी हो, ताकि जो ट्रांजिशन है, यानी कि जब आंगनवाड़ी से बच्चा स्कूल में जाए तो उसके लिए जो ट्रांजिशन है, जो चेंज हुई, वो क्या हो जाए, स्मूथर हो जाए, वो इजीली बच्चा क्या कर पाए, आंगनवाड़ी से स्कूल कॉम्प्लेक्स में जा पाए। क्योंकि आंगनवाड़ी कहाँ है, स्कूल के साथ है, तो इसलिए बच्चे के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी से स्कूल में जाना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। टू क्रिएट ए रिच, सेफ, प्ले बेस्ड एंड मीनिंगफुल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर एवरी आंगनवाड़ी। हर आंगनवाड़ी में जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, प्ले बेस्ड होना चाहिए, यानी कि खेल के सीखे बच्चा, और जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये क्या थी, एम ऑफ ECC। सबसे पहले बच्चे को क्या देना है, यूनिवर्सल एक्सेस देना है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना था, एफिशिएंट बनाना था, चाइल्ड फ्रेंडली बनाना था। नेक्स्ट था कि जो आंगनवाड़ी है स्कूल के कॉम्प्लेक्सेस के साथ हो, ताकि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो जाए और बच्चे को रिच, सेफ, प्ले बेस्ड और मीनिंगफुल लर्निंग इन्वायरमेंट देना है। नेक्स्ट इज ECCE करिकुलम। अब जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसका जो करिकुलम है वो कैसा होता है, प्ले बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है और इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम होता है। यानी कि जो करिकुलम बनाया गया वो कैसा बनाया गया है कि बच्चा खेल कर, एक्टिविटी करके और इंक्वायरी करके, कि उसके मन में क्या है, क्वेश्चंस आए, ऐसा क्या बनाया गया है, करिकुलम बनाया गया है। और जो फोकस एरिया है डेवलपमेंट की वो क्या क्या है, फिजिकल एंड मोटर स्किल, यानी कि बच्चे की जो फिजिकल है और जो मोटर स्किल है उनको क्या करना है, डेवलप करना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, यानी कि उसके जो माइंड है उसको भी क्या करना है, डेवलप करना है। अर्ली लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि बच्चा लैंग्वेज और लिटरेसी सीख पाए। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, सोशली भी डेवलपमेंट करनी है और साथ में उसकी जो इमोशनली है उसकी भी क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। मोरल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आई बच्चे में, क्या क्या फोकस रहेगा, सबसे पहले फिजिकल एंड मोटर स्किल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। उसके अलावा कोग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। अर्ली लैंग्वेज एंड लिटरेसी को भी क्या करना है, डेवलप करना है। उसके अलावा उसकी जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है और साथ में मोरल एंड जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो जो करिकुलम है इसकी एम क्या है, टू नर्चर द होल चाइल्ड, नॉट जस्ट एकेडमिक लर्निंग। यानी बच्चे की क्या करनी है, पूरी की पूरी ग्रोथ करनी है, ना कि सिर्फ उसकी एकेडमिक लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एक्सेस टू ECCE। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है 3 से 6 साल का, उसे क्या मिल पाए, फ्री, सेफ एंड हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन आंगनवाड़ीज़, प्री स्कूल और बाल वाटिकाज। यानी कि बाल वाटिकाज के थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू या प्री स्कूल के थ्रू जो बच्चा है ना उसे 3 से 6 साल की उम्र में कैसी फ्री, सेफ और हाई क्वालिटी क्या मिल पाए, एजुकेशन मिल जानी चाहिए। अब जो ECCE है
3 से 8 साल में दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला है प्री स्कूल स्टेज, जहाँ 3 से 6 साल का बच्चा जाएगा। उसके बाद होती है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, 5 साल की होती है, जिसमें पहले 3 साल किसके आ जाते हैं, प्री स्कूल के, और बाद के 2 साल किसमें आ जाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्लास के। पर्पज़ क्या है कि बच्चे को क्या मिल पाए, फ्री सेफ एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो मेन जो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब यही है। उसके बाद जो प्रीपेरेटरी क्लास होती है, यानी कि बाल वाटिका होती है, उसमें क्या आ जाएगा, बच्चा 3 से 5 साल का वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में एंटर करने से पहले बच्चा कहाँ जा रहा है, बाल वाटिका में जा रहा है। अब जो हर बच्चा है उसको क्या करनी है, बाल वाटिका में क्या करना है, अटेंड करनी है बिफोर एंटरिंग फॉर्मल स्कूलिंग। जब बच्चा फॉर्मल स्कूलिंग में जा रहा है उससे पहले उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएगा, वो बाल वाटिका में जाएगा, जहाँ उसकी 3 से 5 साल की क्या होगी, प्री स्कूल होगा। दिस इनिशिएटिव इज ए जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो इनिशिएटिव लिया गया था वो किसके जॉइंट एफर्ट्स था, एक और रह गए हैं, ट्राइबल अफेयर्स। देखो अब जो ईसीसी का करिकुलम बना है, फ्रेमवर्क बना है, ये सारी चीज़ें की जो प्लानिंग हुई है वो किस किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है, देखो एक और क्या काम किया गया था एनईपी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या किया था एनईपी 2020 ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो ईसीसी का करिकुलम है, फ्रेमवर्क है, जो इसकी टास्क होती है, प्लानिंग होती है, उसे कौन कौन मिलकर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और साथ में ट्राइबल अफेयर्स। ये मिलके क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ECCE को। नेक्स्ट इज ECCE फ्रेमवर्क। अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूँ तो जो NCERT ने क्या किया, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। NCERT क्या करती है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया था, किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। अब जो ये फ्रेमवर्क है ना, ये टीचर को गाइड करेगा, आंगनवाड़ीज़ को गाइड करेगा, और साथ में स्कूल को भी क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCERT ने क्या किया है, एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। और जो ये फ्रेमवर्क है ये टीचर को भी गाइड करता है, आंगनवाड़ीज़ को भी गाइड करता है, उसके अलावा जो स्कूल्स हैं उनको भी गाइड करेगा। और इसका मेन मकसद क्या है कि जो एजुकेशन है वो कैसी बनाई जा सके, यूनिफॉर्म बनाई जा सके और हाई क्वालिटी बनाई जा सके। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECC। अब जो NEP है ना वो हाईलाइट करता है स्ट्रॉन्ग प्लानिंग को, कोऑर्डिनेशन को एंड मॉनिटरिंग फॉर सक्सेसफुल ECCE। NEP क्या चाह रहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए जो NEP है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और मॉनिटर करता रहता है कि जो ECCE है वो क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके। टास्क इंक्लूडिंग क्या क्या आ जाएंगे, डेवलपिंग करिकुलम डेवलप कर रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान दे रहा है, और जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको स्कूल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या काम करता है, करिकुलम को डेवलप करेगा, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसका ध्यान रखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, इंप्रूव करता है, और जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको स्कूल के साथ इंटीग्रेट करेगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो आंगनवाड़ी टीचर होगा उसके पास क्या होना चाहिए, 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा 1 या 6 मंथ का क्या होता है, ECC सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10+2 क्वालिफिकेशन, साथ में या तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट हो या 6 महीने का क्या होता है, डिप्लोमा चाहिए होता है। NCERT इज़ डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड प्री स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। NCERT क्या कर रही है कि जो प्री स्कूल टीचर के लिए की जो ट्रेनिंग है उसके लिए क्या कर रही है, नए नए स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल को क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ECC फैसिलिटीज़। क्या करना है इसमें, क्या इंश्योर करना है, यूनिवर्सल एक्सेस स्पेशली फॉर डिसएडवांटेजेस एरिया, यानी कि जो भी डिसएडवांटेजेस एरिया जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही वहाँ क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करवाना है। उसके अलावा सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग अर्ली चाइल्डहुड इंस्टीट्यूशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। और जो अर्ली चाइल्डहुड क्या है इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और रिसोर्सेज के थ्रू क्या करना है, इन्हांस करना है। रिक्रूटिंग स्पेशली ट्रेन टीचर्स स्किल्ड इन ECCE करिकुलम एंड पेडागोजी, यानी कि ऐसे
टीचर्स को क्या करना है, रिक्रूट करना है जो स्पेशली ट्रेन किए गए हों ECC करिकुलम एंड पेडागोजी के लिए। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो FLN था ना, इसने NEP ने क्या किया, इसको हाईएस्ट नेशनल प्रायोरिटी पे रखा, क्योंकि कोई भी बच्चा देखो जब तक उसे बेसिक पढ़ना नहीं आता, अंडरस्टैंड करना नहीं आता और जो बेसिक कैलकुलेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तब तक वो स्कूल में क्या नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए जो NEP थी उसने क्या किया, FLN को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा था और इसकी क्या एम थी कि यूनिवर्सल FLN को अचीव कर लेना है बाय क्लास 3 और 2026-27 तक। क्या टारगेट है कि 2026-27 तक जो क्लास 3 तक बच्चा क्या कर ले, तीसरी क्लास तक बच्चा क्या कर ले, FLN को क्या कर ले, अचीव कर ले, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव कर ले। क्योंकि जब तक क्या नहीं हो सकता, अगर बच्चा पढ़ना नहीं सीख रहा, उसे में समझ नहीं डेवलप हुई और साथ में जो बेसिक कैलकुलेशन अगर उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो जो उसकी स्कूल में प्रोग्रेस है वो नहीं हो सकती। अब इसके लिए क्या किया गया था, निपुण भारत मिशन को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया था, 5 जुलाई 2021 को क्या किया गया, निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया। और निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्या करना है कि बच्चे के अंदर प्रोफिशिएंसी आ जाए रीडिंग की, साथ में समझ के साथ एंड न्यूमरेसी के साथ। निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया, 5 जुलाई 2021 को। और क्या फुल फॉर्म रहेगी इसकी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा क्या कर पाए कि अंदर स्ट्रॉन्ग FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। उसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी की मैं अगर बात करूँ तो फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी आ जाए, पढ़ने की और लिखने की समझ के साथ। ऐसे ही नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा और लिख रहा है, उसमें समझ डेवलप हो गई है और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या कर रहा है, पढ़ना और लिखना सीख रहा है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वोकेबलरी बिल्डिंग है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशनल न्यूमरेसी। अगर मैं फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात करूँ तो ये क्या है, एबिलिटी टू अप्लाई सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन डेली लाइफ, यानी कि बच्चा क्या कर पाए, जो सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्या कर पाए, उनको डेली लाइफ में अप्लाई करना सीख पाए। और इसमें मेनली आता है प्री नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी कि बच्चा क्या कर पाए, काउंट करना और समझना, जो भी नंबर सिस्टम है उनको काउंट करना और समझना सीख पाए। उसके अलावा जो नंबर्स हैं और नंबर्स पे क्या कर पाए, ऑपरेशन करना सीख पाए, उसे जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आ जाए। उसके अलावा मेजरमेंट करनी सीख जाए। और जो डेटा हैंडलिंग है या शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर क्या हो जानी चाहिए, डेवलप हो जानी चाहिए। तो बेसिकली क्या है फाउंडेशनल FLN, क्या है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए और साथ में जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना सीख जाए डेली लाइफ में। कब तक, क्लास 3 तक। और 2026 और 27 क्या रखा गया था, इसके लिए टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट इज़ NEP 2020 एंड लैंग्वेज पॉलिसी की। जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसने लैंग्वेजेस के बारे में क्या क्या पॉलिसी दी है या क्या बात की है। तो जो NEP है उसने क्या दिया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, यानी कि स्टूडेंट क्या करेगा, 3 लैंग्वेज सीखेगा ताकि जो मल्टी लिंग्विलिज्म है, यानी कि बहु लिंग्विलिज्म है, उसको क्या किया जाए, उस पर को इन्हांस किया जाए। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो NEP ने क्या हाईलाइट किया था कि जो लर्निंग है वो मदर टंग एंड होम लैंग्वेज में होगी, साथ में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, क्लासिकल लैंग्वेज हो सकती है या फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शनल रखी गई है। पहली जो लैंग्वेज होगी वो बच्चे की क्या होगी, मदर टंग हो सकती है, होम लैंग्वेज हो सकती है या उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आ जाएगी। उसके अलावा इंग्लिश, और उसके अलावा तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या कर सकता है, बच्चा अडोप्ट कर सकता है। उसके अलावा क्या कहा गया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि टीचर किस लैंग्वेज में पढ़ाएगा, वो जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, यानी कि 5वीं क्लास तक बच्चे को किस में पढ़ाया जाना चाहिए, मदर टंग में, यानी कि उसकी जो भी होम लैंग्वेज है या उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें टीचर क्या करे, बच्चे को पढ़ाए। और आइडियली क्या कर सकता है, ग्रेड 8 तक भी और उसके आगे भी क्या करे, टीचर मदर टंग में पढ़ा सकता है। लेकिन क्लास 5 तक तो क्या करेगा, उसे उसके बच्चे की मदर टंग में और होम लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए। NEP ने किस पे जोर दिया है, मल्टीलिंग्विलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज क्या करती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लैंग्वेज कैसी रहनी चाहिए, मदर टंग रहनी चाहिए क्लास 5।
तो ये था FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या क्या हुआ था FLN में? फाउंडेशन लिटरेसी एंड क्या आती है? न्यूमरेसी आती है। अब इसके लिए क्या किया गया था? एम क्या था कि 2026-27 क्लास 3rd तक के बच्चे को क्या मिल जाए? यूनिवर्सल FLN मिल जाए। उसके अलावा इसके लिए निपुण भारत मिशन लॉन्च किया था। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया था, या इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि जो निपुण भारत है उसकी किसके लिए किया गया था? पहली बात FLN के लिए। दूसरी चीज़ कि जो उसकी फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फाउंडेशन लिटरेसी मैंने आपको बताया, एबिलिटी टू रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। न्यूमरेसी यानी कि सिंपल जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सके। उसके बाद NEP ने क्या दिया था? 2020 ने लैंग्वेज पॉलिसी दी थी, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होते हैं कि पूछ लिया जाता है कि उसने क्या दिया था? मल्टीलिंगुअलिज्म दिया था या 3 लैंग्वेज फार्मूला, तो जो आंसर रहेगा वो 3 लैंग्वेज फार्मूला ही रहेगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या इंश्योर करता है? मल्टीलिंगुअलिज्म को, और किसी को हाईलाइट करता है कि सबसे पहले मदर टंग में पढ़ाया जाए, उसके बाद होम लैंग्वेज, मदर टंग और होम लैंग्वेज सेम हो जाती है, उसके बाद इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चे के लिए क्या रहेगा? मदर टंग ही रहेगी, एटलीस्ट जो क्लास 5th तक है वहाँ तक तो रहेगी, और उससे अगर आगे भी टीचर मदर टंग में पढ़ा रहा है, होम लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट रिफॉर्म अंडर NEP 2020 की। जो असेसमेंट है उसको कैसे रिफॉर्म किया है NEP ने, तो जो की फीचर्स हैं वो क्या रहेंगे? जो असेसमेंट है वो कैसे हो जाएंगे? रेगुलर हो गए हैं, फॉर्मेटिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड सपोर्टिव है। अब जो असेसमेंट किया जाएगा, जो आकलन किया जाता है वो कैसा होगा? रेगुलर होगा, फॉर्मेटिव होगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा और सपोर्टिव होगा। यानी कि जो फोकस है किसको इवेलुएट करने पे किया गया है? बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे, जो अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो भी बच्चे को नॉलेज है, देखो कोई भी नॉलेज है लेकिन वो उसको अप्लाई कैसे कर पा रहा है, इस पर क्या है? फोकस है। सिर्फ बच्चे को सीखना नहीं है, ऐसी सीखी हुई नॉलेज का क्या नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर बच्चा उस सीखी हुई नॉलेज को नई सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए जो फोकस है किस पे है? क्रिटिकल थिंकिंग पे है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे है, यानी कि जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हों वो क्या हो? क्लियर हो, बच्चा कंफ्यूज ना हो, और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। असेसमेंट कैसे हो गए? रेगुलर हो गए, फॉर्मेटिव हैं एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं और सपोर्टिव हैं। फोकस किस पे है? क्रिटिकल थिंकिंग पे है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब जो परख क्या था? एक नेशनल असेसमेंट सेंटर था, यानी कि असेसमेंट के लिए क्या किया गया था? एक नेशनल बॉडी है जिसमें क्या है? सेट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है फॉर असेसमेंट अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर क्या हो गया? कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेट कर दी गई हैं असेसमेंट के लिए। और उसके लिए किसको लॉन्च किया था? परख को। और परख की फुल फॉर्म क्या होती है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। P से क्या है? परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से क्या है? एनालिसिस, K से नॉलेज और H से होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका की फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो NAAC की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल असेसमेंट सेंटर। उसके अलावा परख की भी फुल फॉर्म को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस क्या होते हैं? फ्रेम होते हैं कि आपसे क्या पूछी जाएगी? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और परख की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। उसके बाद जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होंगे? इन ग्रेड 3rd, 5th और 8th में कैसे हैं? सेंसस असेसमेंट एट दीज स्टेजेस विल चेक। क्या होंगे? क्लास 3rd, 5th और 8th में क्या होगा? सेंसस असेसमेंट किया जाएगा, और ये क्या चेक करेगा? कोर कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग को चेक करेगा और एप्लीकेशन स्किल्स, यानी कि बच्चे की जो एप्लीकेशन स्किल्स हैं, बच्चे के पास जो नॉलेज है वो उसको कितना अप्लाई कर पा रहा है उसको चेक करेगा। कब होगा सेंसस असेसमेंट? क्लास 3rd, 5th और 8th में। ये क्या चेक करेगा? कोर कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग को चेक करेगा और साथ में एप्लीकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है? एक 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनेगा जिसमें क्या होगी? सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि बच्चा क्या कर पा रहा है? खुद को भी असेस करेगा कि उसकी कहाँ कमियाँ रहेगी। उसके साथ साथ पीयर असेसमेंट, यानी कि उसके साथ वाले जो होंगे वो भी उसको असेसमेंट देंगे, और साथ में टीचर की भी क्या होगी? असेसमेंट होगी। तो जो असेसमेंट रिफॉर्म हुआ था वो कैसे हुआ है? रेगुलर हो गया है, फॉर्मेटिव हो गया है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया, सपोर्टिव हो गया है। किस पे फोकस है? क्रिटिकल थिंकिंग पे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। नेशनल असेसमेंट सेंटर कौन सा है? परख है, फुल फॉर्म पे
मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एग्जामिनेशन सेंसस होंगे ग्रेड 3rd 5th और 8th में। सेंसस असेसमेंट कब होंगे? इन एजेस में होंगे। कोर कॉन्सेप्ट को चेक किया जाएगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग को चेक किया जाएगा और एप्लीकेशन स्किल्स को। जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री होएगा। सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा और टीचर असेसमेंट होगा। अब सफल क्या था? एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट था। सफल की फुल फॉर्म फिर बताती हूँ, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। एस से स्ट्रक्चर्ड, ए से असेसमेंट, एफ फॉर ए से एनालाइजिंग और एल से लर्निंग। देखिए फुल फॉर्म्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म्स काफ़ी जो NEP 2020 है उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फुल फॉर्म को काफ़ी पूछ लिया जाता है। अब जो सफल है इसको कब स्टार्ट किया था? 2021-22 में। और किसके लिए किया था? इनको भी ग्रेड 3rd 5th और 8th के लिए किया था इन CBSE स्कूल्स। CBSE स्कूल में क्या किया गया था? सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग को शुरुआत की गई। कब की गई? 2021-22 में। किसके लिए की गई? क्लास 3rd 5th और 8th के लिए। जो फोकस था वो किस पे था? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, एप्लीकेशन एंड केस स्टडी, केस बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोस्टिक इंसाइट्स फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन और केस बेस्ड प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाएगा और जो डायग्नोस्टिक इंसाइट है स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए की जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो NEP है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है ऑल सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। जितने भी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैसे जेंडर आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे, यानी कि फीमेल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को भी क्या करना है करिकुलम में या स्कूल में क्या करना है? इंक्लूड करना है। वो उनको भी क्या मिल पाए? पढ़ने का मौका मिल पाए। उसके अलावा जो सोशल कैटेगरीज हैं, यानी कि SC ST और OBC हो गया। जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ हैं, रूरल एंड जो रिमोट एरियाज़ हैं। डिसेबिलिटीज़ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़, ऑर्फन्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। देखो क्या करना है? इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, यानी कि हर जो ग्रुप है, हर बच्चा है, मतलब किसी भी बेसिस पे कुछ ना होना, हर तरीके से क्या किया गया? फोकस किया गया है कि हर बच्चे को क्या मिल पाए? पढ़ाई मिल पाए। तो जो जेंडर आइडेंटिटीज़ है, यानी कि कई जगह क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको क्या नहीं होता? उनको एजुकेशन का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए जेंडर आइडेंटिटीज़ पे फोकस किया गया, जिसमें फीमेल और ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया गया। ऐसे ही जो सोशल कैटेगरीज होती हैं तो उनको भी क्या नहीं मिल पाता? कई बार पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, तो उन पे भी फोकस किया गया। ऐसे ही रूरल एंड जो रिमोट एरिया है उन पे भी फोकस किया गया। यानी कि करना क्या है? हर बच्चे को क्या करना है? हर बच्चे को यूनिवर्सल एक्सेस देना है एजुकेशन का। हर बच्चा क्या कर पाए? पढ़ पाए, चाहे वो किसी भी ग्रुप से आता हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से आता हो, किसी भी सोशल कैटेगरी से आता हो, कोई भी उसकी जोग्राफिकल आइडेंटिटी हो, रूरल एरिया से आता हो या रिमोट एरिया से आता हो या बच्चा डिसेबल हो, हर बच्चे को क्या मिलनी चाहिए? पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जो NEP है वो इसी चीज़ पे क्या फोकस कर रही है? फोकस कर रही है कि जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव हो और इक्विटेबल हो, यानी कि हर किसी के लिए क्या हो? एजुकेशन हो। सपोर्ट क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशल केयर दी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्टल फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि मान लो कि जो बच्चा है रिमोट एरिया से आता है तो उसके लिए क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन हो, स्कूल की बस लगी हो या उसको क्या दी जाए? हॉस्टल फैसिलिटी दी जाए। ब्रीचिंग कोर्सेज होंगे। इंश्योरिंग कंटिन्यूएशन फॉर स्कूलिंग, यानी कि स्कूलिंग के लिए क्या होगा? कंटिन्यूएशन होगा। रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स को क्या कर दिया जाना चाहिए? कम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशल केयर पे फोकस किया गया है। साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि बच्चे के आने जाने के लिए क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन हो। और हॉस्टल अगर ज़्यादा ही दूर से है तो उसको क्या दी जाए? हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जाए। उसके अलावा कोर्सेज़ के बीच में ब्रीजिंग करनी है। इंश्योरिंग कंटिन्यूएशन फॉर स्कूलिंग, और जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनको क्या करना है? रिड्यूस कर देना है। और साथ में जो NCERT है वो क्या करेगी? विल प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं? कौन से होते हैं? जिनका IQ क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट लेवल होता है उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो कौन से होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी क्या किया जाएगा? उनकी भी एजुकेशन के लिए जो NCERT है वो क्या करेगी? गाइडलाइन प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज, अब हमने क्या पढ़ा है कि किस पे ध्यान दे रही है? इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो,
किसी भी सोशल कैटेगरी से हो, किसी भी जोग्राफिकल एरिया से हो, डिसेबल्ड हो या फिर लो इनकम फैमिली से हो, ऑर्फन हो या वल्नरेबल ग्रुप से हो, बच्चा कहीं से भी हो उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये NEP क्या करती है, इस पर जोर देती है और इस पर फोकस किया गया है। अब है वोकेशनल एजुकेशन। ईयर मैंने आपको पहले भी बोला था, ध्यान रखने। देखो 2025 तक क्या किया जाना चाहिए, जो 50% ऑफ लर्नर है ना, मस्ट हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि वो हैंड्स ऑन लर्निंग करके क्या कर पाए, सीख पाए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे क्या किया गया, फोकस किया गया कि बच्चा क्या करे। देखो मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, तो कम से कम 50 बच्चे क्या कर पाएँ, उन्हें किसका एक्सपोजर मिले, वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिले। लोक विद्या रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल एंड लोकल वोकेशनल नॉलेज सिस्टम इन इंडिया। अब जो स्कूल है उसमें क्या होगा, विल ऑफर इंटर्नशिप एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद काम करके सीख रहा है। और 10 दिन का क्या होता है, बैगलेस पीरियड होता है फॉर ग्रेड 6 to 8, विल अलाउ स्टूडेंट टू लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स फ्रॉम लोकल एक्सपर्ट लाइक कारपेंटर्स हो गए, पोर्टर्स एंड आर्टिस्ट हो गए। तो क्या किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है, 2025 फिलहाल ही चल रहा है, तो 2025 तक बच्चे को क्या दी जानी चाहिए थी। जैसे 50% ऑफ लर्नर है, मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे कम से कम उन्हें जो वोकेशनल एजुकेशन होती है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके, जो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है, यानी कि बच्चा खुद क्या करेगा, जाएगा और सीखेगा, तो उसे एक्सपोजर मिलना चाहिए। उसके अलावा जो स्कूल है वो क्या करेगा, इंटर्नशिप ऑफर करता है और साथ में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे क्या देता है, ध्यान देता है। और 10 दिन का क्या है, बैगलेस पीरियड है, यानी कि 10 दिन के लिए बच्चा ग्रेड 6 से 8th क्लास कौन सी स्टेज में आती है। मैंने आपको स्कूल सिस्टम की क्या बताई थी, 4 स्टेजेस बताई थी, 5+3+3+4। तो पहली कौन सी होती है, फाउंडेशनल, दूसरी प्रिपरेटरी और तीसरी कौन सी होती है, मिडल। और यही मिडल जो एज है, मिडल जो स्टेज है, उसमें बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए, 10 दिन का बैगलेस पीरियड है, यानी कि जिसमें वो बैग नहीं, बिना बैग का पीरियड है, जहाँ किताबों से हटके वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं उनको सीखेगा। किससे सीखेगा, जो भी वहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे कारपेंटर्स हो गए या पोर्टर्स हो गए। तो ये क्या थी, वोकेशनल एजुकेशन। 2025 चल ही रहा है, तो आपको ध्यान में रख लेना है कि जो वोकेशनल, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो भी वोकेशनल एजुकेशन देनी थी, यानी कि जो 50% लर्नर्स को एक्सपोजर देना था, वो कौन से साल तक हो देना था। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 2025, 2030, 2035, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज टीचर रिक्रूटमेंट एंड एजुकेशन, यानी कि जो टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट कैसी होगी और उनके लिए जो एजुकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले है बाय 2030 तक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ना टीचिंग के लिए, वो क्या हो जाती है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। क्या होएगी, 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। कब तक, 2030 तक। देखो ईयर का और फुल फॉर्म का आपको स्पेशली ध्यान रखना है NEP में, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होने वाले हैं। 2030 तक क्या हो जाएगी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी टीचर बनने की, वो क्या हो जाएगी, 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed। और जो रिक्रूटमेंट है उसके अलावा क्या होंगे, टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो अभी भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो CTET क्या होता है, क्या है, एक टेट ही है, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कब कब किया जाता है। CTET अगर TGT लगना है आपको या PRT टीचर लगना है, तो क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 है, जो TGT और PRT टीचर के लिए टेट करवाया जा रहा है। उसके अलावा NTA एग्ज़ाम्स हो गए, यह क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यूज़, यानी कि टीचर कैसे लगेगा। सबसे पहले उसके बाद क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री होनी चाहिए, साथ में उसने टेट क्वालिफाई किया हो, और वो क्या करेगा, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन भी उसे देने पड़ेंगे, और साथ में क्या होगा, जो टीचर है उसका इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। उसके अलावा टीचर मस्ट कंप्लीट 50 आवर्स ऑफ एनुअल इन सर्विस ट्रेनिंग। 1 साल के अंदर क्या करनी है, टीचर को 50 साल की क्या करनी, 50 घंटे की क्या करनी है, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर 50 घंटे की टीचर को क्या करनी है, अपने ट्रेनिंग भी पूरी करनी है। NPST क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, वॉज प्लान फॉर डेवलपमेंट बाय 2022। क्या था, 2022 वैसे जा चुका है ना। तो 2022 तक क्या एम थी NEP की, 2020 की, कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स सेट कर दिए जाएँ। तो टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री चाहिए होगी, कब तक, 2023 तक। उसके अलावा उसे कोई ना कोई टेट भी क्वालिफाई किया हो। टेट के अलावा क्लास डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के थ्रू क्या किया जाएगा, टीचर बन पाएगा कोई भी। और जो टीचर है उसको
साल में, एक साल में कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी है? 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको सिलेबस तो करवा रही हूँ, साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी बताती हुई चल रही हूँ, तो आपको इन चीज़ों पे भी फोकस करना है। फुल फॉर्म पे भी आपको फोकस करना है। तो NPST क्या है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। नेक्स्ट इज NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। क्या है? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ये क्या है? एक डिजिटल फ्रेमवर्क है जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं ना एजुकेशन में, उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। NDEAR क्या है? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जो क्या कर रहा है? एक डिजिटल फ्रेमवर्क है जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये क्या प्रोवाइड करेगा? यूनिक स्टूडेंट आईडीज़, असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स, यूनिक स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करवाएगा, असेसमेंट प्लेटफॉर्म देगा, टीचर ट्रेनिंग कंटेंट, यानी कि टीचर की जो ट्रेनिंग है उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स के बारे में बताएगा, और रजिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो जो NDEAR है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, वो किस किस चीज़ को प्रोवाइड करवा रहा है? यूनिक स्टूडेंट आईडीज़ प्रोवाइड करवाता है, असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स देगा, टीचर ट्रेनिंग कंटेंट देगा, एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स होंगे, और रजिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। यानी कि ये बहुत स्टेट एंड सेंट्रल डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम को क्या करता है? सपोर्ट करता है। फुल फॉर्म फिर से कह रही हूँ, आपको ध्यान रखनी है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। उसके बाद गोल्स ऑफ NEP 2020, जो NEP थी उसके क्या क्या गोल्स थे? 100% GER इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। 2030 तक स्कूल एजुकेशन में क्या कर लेना है? 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशो हो जाना चाहिए। GER क्या होता है? कि कितने बच्चों ने, उस एज ग्रुप के बच्चों ने उस स्कूल में एडमिशन लिया। मान लो 6 से 8 साल के बच्चे हैं, तो कितने 6 से 8 साल के बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अपॉन टोटल कितने बच्चे हैं 6 से 8 साल के इंटू 100, यानी कि कितनों ने एडमिशन लिया अपॉन कितने टोटल बच्चे हैं उस एज ग्रुप के इंटू 100। ये क्या होता है? ग्रोस इनरोलमेंट रेशो। तो जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जो GR है वो कितना हो जाना चाहिए? 100% हो जाना चाहिए। और कब तक हो जाना चाहिए? 2030 तक। नेक्स्ट इज 50% ग्रोस इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। आपको ध्यान रखना, ऊपर क्या है? स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो था वो कितना हो जाना चाहिए? 100 हो जाना चाहिए था। और कब तक? 2030 तक। और यहाँ कब तक हो जाना चाहिए था? 2035। ठीक है, तो 50% GER इन हायर एजुकेशन, साथ में जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी क्या हो जानी चाहिए? इंक्लूड हो जानी चाहिए। और कब तक? 2035 तक। उसके अलावा मेन स्ट्रीमिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी कि जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या लाना है? वापस से मेन स्ट्रीम में लाना, उनको फिर से क्या करना है? पढ़ाई में इंक्लूड करना है। और जो करिकुलम स्ट्रक्चर था वो 10+2 से बदल के क्या रख दिया गया था? 5+3+3+4। 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी स्टेज होती है? फाउंडेशनल स्टेज होती है, जिसमें 3 साल प्राइमरी प्री प्राइमरी के और 2 साल किसके आ जाते हैं? फर्स्ट और सेकंड क्लास। उसके बाद 3 साल किसके होते हैं? प्रीपेरेटरी के, जिसमें क्लास में बच्चा कौन सी क्लास में आ जाएगा? 3rd to 5th में। फिर जो नेक्स्ट 3 साल हैं, कौन सी एज है? स्टेज होती है मिडिल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा कौन सी क्लास में हो जाता है? 6th से 8th क्लास तक। और फिर आती है 4 साल की सेकेंडरी स्टेज, जहाँ बच्चा 9th to 12th करेगा। तो जो करिकुलम स्ट्रक्चर था उसको 10+2 को बदल के कैसा कर दिया गया था? 5+3+3+4। उसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन देनी है क्लास 6 से। मैंने पहले भी आपको बताया क्या करना था। 6 से 8 क्लास के बच्चे को 10 दिन का क्या दिया जाएगा? बैकलेस पीरियड दिया जाएगा, जहाँ बच्चा कारपेंटर्स के पास जाके, गार्डनर के पास जाके क्या करेगा? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि करेगा उनके साथ काम और सीखेगा। एक टाइप की इंटर्नशिप लगा लो, 10 दिन बच्चा जा रहा है और सीख रहा है। उसके अलावा ग्रेड 5th तक, 5वीं क्लास तक बच्चे को क्या करना चाहिए? मदर टंग में उसकी जो होम लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाया जाएगा। क्या क्या गोल्स हैं? 100% GR हो जाना चाहिए स्कूल एजुकेशन में 2030 तक। 50% ग्रोस इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में हो जाना चाहिए। जो 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल चले गए उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाना है। 10+2 करिकुलम को क्या कर दिया गया? 5+3+3+4। उसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी क्लास 6 से। और जो मदर टंग बेस्ड टीचिंग है वो 5th क्लास तक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो हायर एजुकेशन थे, स्कूल एजुकेशन में तो हमने बात कर ली है कि 10+2 से बदल के क्या कर दिया गया था? 5+3+3+4।
अब जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए और उसका स्ट्रक्चर क्या रखा। इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू 6% ऑफ जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी है उसका 6% क्या कर देना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देना है। उसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस, जो भी सब्जेक्ट की चॉइसेस होगी वो क्या हो जानी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि अब कोई भी साइंस का स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। उसको अलावा मेजरली क्या किया गया था, एमफिल को क्या कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। सबसे पहले इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू 6% ऑफ जीडीपी। दूसरा जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि आर्ट का स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट आर्ट का या कोई भी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट बच्चा चूज़ कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है सब्जेक्ट को चूज़ करने में। उसके अलावा एमफिल को क्या कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई थी, कौन सी, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। यानी कि इन तीनों को रिप्लेस करके सिर्फ एक क्या बना दी गई है, रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो मेजर क्या क्या रिफॉर्म हुए। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे फ्रेम होगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो NEP 2020 है उसने किस को क्या किया था, डिसकंटिन्यू किया था। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, PhD को, पोस्ट डॉक को, एमफिल को, और ऐसे ही एक और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एमफिल को क्या कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और एक ही क्या बना दी गई थी, रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई थी, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया थे इसके क्या थे, 4 वर्टिकल्स थे। सबसे पहला था NHERC, फुल फॉर्म नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। क्या रहेगी फुल फॉर्म, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। NHERC किसके लिए थी, टीचर एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। दूसरा NAC, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर एक्रीडेशन, यानी कि एक्रीडेशन के लिए क्या बना दिया गया है, NAC बना दिया गया है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फाइनेंशियल ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के लिए क्या बना दिया गया है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल ग्रांट। नेक्स्ट इज GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स एंड जनरल एजुकेशन। क्या है 4 वर्टिकल। सबसे पहला वर्टिकल कौन सा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। दूसरा NAC, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल है। फिर है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है। उसके बाद है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल है। तो ये 4 वर्टिकल्स थे किसके, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। उसके बाद क्या है, पार्ट 1। देखो जो NEP है उसने क्या किया था, पार्ट 1 में क्या था, स्कूल एजुकेशन थी। स्कूल एजुकेशन में क्या आया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन है किसका, लर्निंग का। उसके बाद क्या था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्न। स्कूल एजुकेशन में देखो NEP ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले किया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और साथ में फिर क्या किसको लॉन्च किया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को। उसके बाद कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल, यानी कि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनको रिड्यूस कर देना है और बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस मिलनी चाहिए हर लेवल पे। नेक्स्ट था करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल। ठीक है, करिकुलम और पेडागोजी को क्या कर दिया था, स्कूल में चेंज कर दिया गया था। और लर्निंग अब कैसी थी, होलिस्टिक थी, यानी कि बच्चे का क्या हो रहा था, ओवरऑल विकास हो रहा था, इंटीग्रेटेड थी, इंजॉयबल थी एंड एंगेजिंग थी। बच्चा इंगेज हो रहा है, इंजॉय कर रहा है, और जो डेवलपमेंट है वो कैसी हो गई है, होलिस्टिक हो गई है, यानी कि बच्चे के हर एस्पेक्ट का ध्यान रखा गया है। टीचर की रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी, यानी कि टीचर को भी क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उसके अलावा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि लर्निंग किसके लिए, सबके लिए, हर किसी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। और 7th पॉइंट क्या था, एफिशिएंट रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर। पार्ट 1 में क्या किया है, NEP ने स्कूल एजुकेशन पे ध्यान दिया है, जहाँ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लेके आया, FLN को लेके आया, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लेके आया, ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया है, और जो यूनिवर्सल एक्सेस है उसको इंश्योर किया है। करिकुलम एंड जो पेडागोजी है स्कूल में
उसको कैसा बना दिया गया है कि जो लर्निंग है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग होनी चाहिए। टीचर्स को भी साथ में क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। जो एजुकेशन वो किसके लिए होगी, सबके लिए होगी। और दूसरा स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एजुकेशन के लिए क्या कर दिए गए, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं और जो एक्रीडेशन है वो भी कर दिया गया है। अब जो पार्ट सेकेंड है उसमें क्या आता है, हायर एजुकेशन। पार्ट वन में क्या आ रहा था, स्कूल एजुकेशन, जिसमें 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 में कर दिया था। अब दूसरा है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है, क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को क्या करना है, उनकी क्वालिटी को भी क्या कर देना है। तो ये क्या है, एक नया और फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, विज़न है इंडिया की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन है, यानी कि इंस्टीट्यूट्स को क्या कर देना, फिर से रीस्ट्रक्चर कर देना है। मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट को और मल्टी जो डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। देखो होलिस्टिक मैं आपको बार बार बता रही हूँ, होलिस्टिक होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का सोशली, इमोशनली और कोग्नेटिव और मेंटल हर डेवलपमेंट पे क्या किया गया, फोकस किया गया है। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है उसको क्या कर दिया गया, बढ़ावा दिया गया। ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट। अब जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा, बच्चे के लिए अच्छा बना दिया गया और बच्चे के लिए सपोर्टिव क्या है, इन्वायरमेंट है, यानी कि बच्चा को सीखने के लिए क्या दिया गया है, एक ईजी, अच्छा, नर्चरिंग और सेफ क्या प्रोवाइड करवाया गया है, इन्वायरमेंट। उसके बाद टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर की भी एजुकेशन पे क्या किया गया है, फोकस किया गया है। टीचर्स को भी क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जाती है। री इमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को पे भी फोकस किया गया है। और क्या कहा गया था कि 50% बच्चा क्या कर पाए, लर्नर वोकेशनल एजुकेशन ले पाए। उसके अलावा कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च को, क्वालिटी एकेडमिक यानी कि रिसर्च पे भी क्या किया गया, फोकस किया गया कि जो रिसर्च हो वो कैसी हो, अच्छी हो। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। अब जो यूजीसी था, एआईसीटी था, उसको एक ही क्या बना दी गई, रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई थी, क्या बना दी गई थी, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी क्या कर दिया गया, इंटीग्रेशन कर दिया गया कि अब बच्चा आईसीटी के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर पाए, सीख पाए। उसके अलावा ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना, उसके अलावा टेक्नोलॉजी को भी क्या किया गया, टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया। तो जो हायर एजुकेशन था उसमें क्या क्या चेंज किया गया, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं उनको भी पे भी फोकस किया गया, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, इंस्टीट्यूट्स को रीस्ट्रक्चर किया गया है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, लर्निंग इन्वायरमेंट को अच्छा बना दिया गया है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया है, वोकेशनल एजुकेशन को फिर से री इमेजिन किया है। उसके अलावा जो एकेडमिक रिसर्च है उसको भी कैटलाइज किया है, उसको भी इन्हांस किया है। तो ये था पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड में आ जाता है अदर की एरियाज ऑफ फोकस ऑफ एनईपी 2020। जो एनईपी 2020 थी उसके जो और फोकस ऑफ एरिया कौन कौन से थे, प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन कैसी देनी है, प्रोफेशनल देनी है, अच्छी देनी है। अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि लर्निंग को कैसा बना देना, लाइफ लॉन्ग, कि पूरी उम्र ही बच्चा और जो टीचर है दोनों सीखते रहें। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर। अब जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनका प्रमोट किया गया, साथ में जो इंडिया के आर्ट्स हैं और जो कल्चर है उनको भी क्या किया गया, प्रमोट किया गया, उनको भी बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। देखो अदर की एरिया ऑफ फोकस क्या रहे एनईपी के, प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को और ज़्यादा प्रोफेशनल बना दिया जाए, अच्छी बना दिया जाए, उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। उसके अलावा अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस किया गया। जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आर्ट्स एंड कल्चर है, उसको प्रमोट किया गया। अब टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन को भी क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया, उनको भी इंटीग्रेट किया गया है। पार्ट फोर्थ इज मेकिंग इट हैपन। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, उसको स्ट्रेंथ दी जाए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को। उसके लिए अलावा फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अब जो एजुकेशन है वो कैसी बना दी गई है, अफोर्डेबल बनाने पे फोकस किया गया है, क्वालिटी एजुकेशन पे, इनकी पढ़ाई क्या हो, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है वो अच्छी हो और अफोर्डेबल हो, यानी कि हर बच्चा क्या कर पाए, एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करना है। तो 4 पार्ट से, पहले स्कूल एजुकेशन में फोकस किया गया, फिर हायर एजुकेशन पे, फिर कुछ और की एरियाज थे, उसके अलावा मेकिंग इट हैपन।
अब जो गवर्नमेंट की स्कीम थी अंडर NEP 2020 वो क्या क्या थी? सबसे पहले PM श्री स्कूल्स, यानी कि 14,500 स्कूल को क्या करने देना था, अपग्रेड कर देना था। कब तक? 2022 से 27 तक। उसके अलावा निपुण भारत मैंने आपको बताया था क्या है निपुण भारत। क्या था निपुण भारत? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कब लॉन्च किया गया था? 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। किसके लिए था? FLN की जो बच्चा है क्लास 3rd तक 2026-27 तक क्या कर पाए? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सीख पाए। उसके बाद है नेक्स्ट इज प्रेरणा क्या थे? रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम थे जहाँ क्लास से 9th से 12th तक के बच्चे को क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा कि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे क्या कर पाए? फोकस कर पाए। गवर्नमेंट स्कूल से 9th से 12th क्लास के बच्चों को क्या दिया जा रहा है? एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिनके थ्रू उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे, करके सीखने पे, अनुभव करके सीखने पे क्या किया गया? फोकस किया गया। सार्थक NEP इम्प्लीमेंटेशन प्लान। जो सार्थक है वो क्या था? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्या है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि स्टूडेंट और टीचर्स दोनों की क्या करना है? होलिस्टिकली एडवांसमेंट करनी है। किसके थ्रू? क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू। ये क्या था? एक डिटेल्ड 10 साल का रोड मैप था जिसको लॉन्च किया गया 8 अप्रैल 2021। 21 जुलाई को क्या लॉन्च हुआ था? निपुण भारत। और उससे पहले 8 अप्रैल 2021 को किसको लॉन्च किया गया था? सार्थक को। इसमें क्या थे? इसमें 297 टास्क इंक्लूड थे और 304 उसकी आउटकम्स, साथ में एजेंसीज इन्वॉल्व थी और क्लियर टाइमलाइन दी गई थी। सार्थक क्या है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्या है? स्टूडेंट और टीचर की होलिस्टिक एडवांसमेंट है थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। एक 10 साल का रोड मैप था जिसको 8 अप्रैल 2021 को लॉन्च कर दिया गया। उसके अलावा इसमें 297 टास्क इंक्लूड थे और 304 उसकी आउटकम्स थी। एजेंसीज भी इंक्लूड थे और क्लियर क्या दी गई थी? टाइमलाइन दी गई थी। इसने क्या किया था? 25 करोड़ स्टूडेंट को इंगेज किया, 15 लाख स्कूल्स को, 94 लाख टीचर्स को एजुकेशन, और उनके साथ साथ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को क्या किया? इंक्लूड किया था। सार्थक क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। 8 अप्रैल 2021 को इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर 297 टास्क थे और 304 उसकी आउटकम्स थी। और 25 करोड़ स्टूडेंट को, 15 लाख स्कूल को और 94 लाख टीचर्स को क्या किया था? इसने इन्वॉल्व किया था, इंगेज किया था। और साथ में जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी है, उसको भी क्या किया था? इंगेज किया था। फिर उसके बाद आता है निष्ठा 2.0। ये क्या होती है? एक टीचर ट्रेनिंग है। निष्ठा क्या है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है टू ट्रेन सेकेंडरी टीचर्स, हायर सेकेंडरी टीचर्स एंड फाउंडेशनल टीचर्स, यानी कि जो फाउंडेशनल टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन करने के लिए, और जो सेकेंडरी टीचर हैं और जो हायर सेकेंडरी टीचर हैं सबको ट्रेनिंग देने के लिए क्या है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो निष्ठा क्या है? एक टीचर ट्रेनिंग है जिसमें सेकेंडरी टीचर्स, हायर सेकेंडरी टीचर्स और फाउंडेशनल टीचर्स को क्या किया गया है? ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें क्या थे? 68 ट्रेनिंग मॉड्यूल इंक्लूड थे, साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड जेनरिक मॉड्यूल थे, और ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू दीक्षा। दीक्षा क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू क्या दी जाएगी? टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो निष्ठा क्या है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है टू ट्रेन सेकेंडरी टीचर्स, हायर सेकेंडरी टीचर्स, फाउंडेशनल टीचर्स, जिसमें 68 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड जेनरिक मॉड्यूल्स हैं, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी किसके थ्रू दी जाएगी? दीक्षा के थ्रू। नेक्स्ट इज विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश क्या है? 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम फॉर ऑल ग्रेड 1 चिल्ड्रन, यानी कि जो क्लास 1 है, जो कक्षा 1 है, उसके बच्चों के लिए क्या है? 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। ये किसको सपोर्ट करेगा? FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स को, कोग्नेटिव डेवलपमेंट को, यानी कि बच्चे का क्या हो सके? कोग्नेटिवली उसका विकास हो सके, उसकी जो सोशल एंड इमोशनल स्किल्स हैं वो भी डेवलप हों, एंड अर्ली न्यूमरेसी बच्चा सीख पाए। और साथ में जो हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट है उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। विद्या प्रवेश क्या है? एक 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। जो क्लास फर्स्ट के बच्चे उनके लिए क्या था? एक प्ले बेस्ड, यानी कि खेल के ऊपर आधारित स्कूल में जाने के लिए, या स्कूल रेडीनेस क्या था? एक प्रोग्राम था जो कि सपोर्ट करता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स को,
कोग्निटिव डेवलपमेंट को, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स को, अर्ली न्यूमरेसी को एंड हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट को। उसके अलावा कुछ एडिशनल इनिशिएटिव लिए गए थे। क्या क्या थे? सबसे पहले था सवनाथ स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड एंड अदर रीज़न। सवनाथ स्कॉलरशिप क्या थी? उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने क्या किया, अपने कोविड में या कुछ और रीज़न से अपने पेरेंट्स को क्या कर दिया था, लॉस्ट कर दिया था, लूज। तो सवनाथ स्कॉलरशिप किसके लिए थी? उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड और अदर रीज़न से अपने जो पेरेंट्स हैं उनको खो दिया है। अब जो ये स्कॉलरशिप थी इसको कौन देगा? AICTE। और जो AICTE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा क्या थी? प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स हैं कितनी थी? और 5000 एडिशनल क्या थी? प्रगति स्कॉलरशिप थी जो गर्ल्स के लिए थी। और उसके अलावा एक सक्षम स्कॉलरशिप थी फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या थी? सक्षम स्कॉलरशिप थी। और उसके अलावा क्या किया गया था? जो न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज है इमर्जिंग एरिया में या जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें क्या किया गया था? न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को क्या किया गया था? प्रमोट किया गया था। किन में? इमर्जिंग एरिया या जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इमर्जिंग एरियाज़ हैं वहाँ। तो एडिशनल जो इनिशिएटिव्स थे वो क्या क्या लिए गए थे? सवनाथ स्कॉलरशिप कौन देगा? AICTE देगा। किसको देगा? उन बच्चों को जिन्होंने अपना कोविड की वजह से या कुछ और रीजन्स की वजह से अपने पेरेंट्स को खो दिया। उसके अलावा प्रगति स्कॉलरशिप थी लड़कियों के लिए, कितनी थी? 5000 जो लड़कियों के लिए थी प्रगति स्कॉलरशिप थी। उसके अलावा जो सक्षम स्कॉलरशिप है वो किसके लिए होती है? फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किसको लॉन्च किया गया? सक्षम स्कॉलरशिप को। और उसके अलावा न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रमोट किया गया इमर्जिंग एरियाज़ में। तो ये थी NEP 2020। हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखा कि ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी 21st सेंचुरी की, 34 साल पुरानी को इसने रिप्लेस कर दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। मेजर जो फीचर्स थी क्या था? यूनिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, एक्सपीरियंस लर्निंग। और FLN क्या थी? हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। ईयर देखो, ये आप ध्यान रखोगे कि टारगेट क्या थे? यूनिवर्सल FLN कब तक? 2025 तक। 100% GER स्कूल में कब तक रिसीव कर लेना है? 2030 तक। और 50% GRER हायर एजुकेशन में 2035 तक। ठीक है। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो क्या बन जाने चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनरी। कब तक बन जाने चाहिए? 2040 तक। 5 फाउंडेशनल पिलर क्या कहते हैं? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके अलावा जो स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसको 5+3+3+4 कर दिया गया। किससे बदल के? 10+2 से। पहली थी फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी प्रिपेरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज 3 साल की, उसके बाद क्या थी? सेकेंडरी स्टेज 4 साल की। एम क्या क्या था? होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, एक्सपीरियंशियल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल कौन बनाएगा? NCERT और SCERT। एजुकेशन होगी गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए। फिर हमने आज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देखा था। 3 कैटेगरीज थी। पहले अर्ली स्टिमुलेशन 0 से 3 साल के बच्चे को, 3 से 6 साल तक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाएगी। और उसके अलावा 6 से 8 साल तक के बच्चे को अर्ली प्राइमरी एजुकेशन दी गई है। क्यों ECC की ज़रूरत थी? क्योंकि 85% जो ब्रेन है वो 6 साल से पहले ही डेवलप हो जाता है। एम क्या थी? यूनिवर्सल एक्सेस देना है 2030 तक, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बना देना है, आंगनवाड़ीज़ को स्कूल के साथ इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद करिकुलम प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम पे क्या था? फोकस था। यूनिवर्सल एक्सेस दिया गया है 3 से 6 साल तक के बच्चे को फ्री, सेफ एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन दी गई है। बाल वाटिकास हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए। उसके अलावा जो फ्रेमवर्क है वो कौन तैयार करेगा? NCERT क्रिएट करेगा। हाईलाइट मतलब जो प्लानिंग है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगा और मॉनिटरिंग फॉर सक्सेसफुल ECC। टीचर के पास 10+2 क्वालिफिकेशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड जो न्यूमरेसी है उसको बढ़ावा दिया गया है। 2026-27 तक क्लास 3 तक का बच्चा क्या कर लेना चाहिए? यूनिवर्सल FLN को अचीव कर लेना चाहिए था। उसके अलावा निपुण भारत मिशन को 5 जुलाई 2021 को लॉन्च कर दिया गया था। फिर हमने देखा था NEP 2020 एंड लैंग्वेज पॉलिसी, जिसने 3 लैंग्वेज क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 5 साल तक की क्लास में क्लास 5 तक कैसा रहना चाहिए था? मदर टंग में।
उसके अलावा असेसमेंट रिफॉर्म थे कि जो असेसमेंट है रेगुलर, फॉर्मेटिव एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। एग्जामिनेशन ग्रेड 3rd 5th और 8th में क्या होंगे, सेंसस होंगे। 360 डिग्री बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। सफल क्या था, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे के लिए क्या होगी, एजुकेशन होगी। उसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन होगी। 2025 तक क्या करना था, एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर क्या कर पाए, स्कूल वोकेशनल एजुकेशन का क्या कर पाए, एक्सपोजर उन्हें मिल पाए। 10 दिन का बैकलेस पीरियड होता है। टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स कैसी होगी, 2030 तक 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री क्या हो जाएगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी। उसके अलावा टेट है। NDEAR क्या है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। गोल्स ऑफ NEP, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स में क्या किया गया था, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई थी, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके अलावा इसके 4 वर्टिकल्स थे, NHERC, NAC, HEGC एंड GEC। स्कूल एजुकेशन पे फोकस किया, उसके बाद हायर एजुकेशन पे फोकस किया, उसके अलावा कुछ और फोकस के एरियाज थे। ये क्या थे, गवर्नमेंट स्कीम PM श्री स्कूल्स, यानी कि 14,500 स्कूल्स को क्या कर देना था, अपग्रेड कर देना था। निपुण भारत और प्रेरणा क्या थे। सार्थक इम्प्लीमेंटेशन है किसके लिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन था। कब लॉन्च हुआ, 8 अप्रैल 2021 को। 297 टास्क थे और 304 इसकी आउटकम थी। उसके बाद निष्ठा 2.0 टीचर ट्रेनिंग है, जिसमें 68 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स थे और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है दीक्षा पोर्टल के थ्रू लेनी है। विद्या प्रकाश क्या है, एक 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, ग्रेड 1 के बच्चों के लिए। उसके अलावा एडिशनल इनिशिएटिव क्या थे, सवनाथ स्कॉलरशिप थी, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड की वजह से या किसी और रीजन से लॉस कर दिया है। उसके अलावा प्रगति स्कॉलरशिप थी गर्ल्स के लिए और सक्षम स्कॉलरशिप थी फॉर स्टूडेंट एंड विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग स्टूडेंट्स थे। और उसके अलावा न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रमोट किया गया था, किसमें, जो भी इमर्जिंग एरियाज़ हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने देखो TGT में भी 10 नंबर की रहने वाली है और PGT में भी जो NEP है 10 नंबर की रहने वाली है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने 20 मार्क्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।